तो आज है आप लोग का अंतिम परीक्षा जो कि संस्कृत का परीक्षा लिया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं बिल्कुल तरह से वायरल हो रहे क्वेश्चन की बात करेंगे। और आप यदि एग्जाम में जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख कर ही जाइए, अर्थात आप बाद में पछताने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन वायरल हुआ ही वाला क्वेश्चन है। तो इस ही वीडियो से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बिल्कुल तरह से आपको घोर के पी जाना है। बता दें कि हमने आपको शाम को वीडियो नहीं दे पाए थे, बट अभी जो दे रहे हैं बिल्कुल सुबह सुबह ही जो वायरल क्वेश्चन हुआ है हम वही क्वेश्चन दे रहे हैं। और जो क्वेश्चन आप लोगों के पास अभी तक पहुंचा भी नहीं होगा, शायद ये बिल्कुल तरह से 100% सही है और ये बहुत ही शानदार है वीडियो। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख करके और अपनी तैयारी को उस तरह से मजबूत कर लीजिए कि आप संस्कृत और अंतिम दिन अर्थात लास्ट मौका में भी आपको चौका लगा लेना है, जिससे कि आपके एग्जाम में हर एक प्रश्न बन जाए और आप आसानी से यहाँ से मैं सब्जेक्टिव भी आपको बात करने वाला है, तो सब्जेक्टिव भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। आशा है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट मैं सारे क्वेश्चन को समझाते हुए चलेंगे। तो आपका है विदाधिगम्य में किन वर्णों की संधि हुई है। याद रखिएगा इसमें जो है आ प्लस और संधि का विदा मतलब होता है आ, देखिए आ रहा है बोलने से ही आता है विदा, धिगम्य यह आया तो लास्ट में अ आता है, तो ये आपका ए हो जाएगा और आपका हो जाएगा ए। चलिए 2 नंबर सवाल है आपका, किस में वर्णों के मेल से विकार होता है। तो किस में वर्णों के मेल से विकार होता है, तो संधि में। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या हो जाएगा। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत से लेखिका हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, हम लोग 4 नंबर सवाल की ओर जाते हैं। 4 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वैदिक चौतत युग्म का समस्त पद क्या होगा। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, वैदिक युग्म हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर है, संस्कृत में कितने कारक होते हैं। तो जी याद रखिएगा संस्कृत में जो होता है वैसे 6 ही कारक यहाँ पे, सॉरी 8 कारक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 8 कारक होते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल आप लोग को यहाँ पे 9 नंबर पूछा जा रहा है, एग्जाम में पूछा गया है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। तो सप्तमी विभक्ति में किस कारक का प्रयोग होता है, तो आप सिंपल सी बात है, कर्ता अन्य कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान सेवा संप्रदान के लिए और अधिकरण हो जाएगा। अर्थात 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकरण में पे बर हो जाता है। दुर्योधन में उपसर्ग क्या है बच्चे, तो उपसर्ग के बारे में हम लोग बताए थे आपको कि उपसर्ग जो होता है कि संख्या के क्या होते हैं शुरुआत में होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपका 7 का ऑप्शन नंबर सी हो गया दूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 8 नंबर सवाल है कि वालह पद का मूल रूप क्या होगा। वालह शब्द का मूल रूप जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो 8 का होगा डी, बाल हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल 100% करेक्ट है। धातु शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो आपका 9 नंबर का आंसर हो जाएगा दाता हो जाएगा। यदि आपको ऑप्शन मिल जाए परीक्षा में तो आपको धनाधन एकदम तरातर को मार देना है और कहीं से घबराने की बात नहीं है। चलिए 10 नंबर सवाल है, चर किस लकार का रूप है। एकदम तरह से याद रखिएगा, चर जो है ये आपका लोट लकार का ये रूप है। राइट आंसर बी। 5 है, दृश्यति किस धातु का मूल रूप है। तो दृश्यति जो है ये जो है आपका दृश्य धातु का मूल रूप है। याद रखिएगा प्रथम पाली से लेकर के द्वितीय पाली दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। कंपमानव पद में कौन सा प्रत्यय है। तो याद 12 नंबर के याद रखिएगा आप लोग, ए हो जाएगा, सांस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए एकदम पूछा ही जाएगा, एग्जाम में से ही मैच करेगा सारे के सारे क्वेश्चन। और आप लोग को पता है कि आप लोग को हिंदी और इंग्लिश पीछे जो भी सब्जेक्ट दिए हैं एकदम गर्दा मिला था, तो आप लोग देखे होंगे। भूकत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा। तो भूकत्व से जो है अव्यय बनेगा वो अव्यय हो जाएगा आपका भूत्वा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। धार्मिकम में कौन सा तरित प्रत्यय है। तो धार्मिकम जो है तरित प्रत्यय है ठग है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अजा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदा नद्या अस्यन्दमाना समुद्रे डैश मंत्र किस उपनिषद से है। तो ये जो है मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ये प्रथम पाठ का है यहाँ पर, यानी मंगलम पाठ का है, और इसका हो जाएगा मुंडको उपनिषद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपको यहाँ पे, अनितरम पद का पर्यायवाची निम्न में से कौन होगा। अनितरम पद का पर्यायवाची इनमें से कौन होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा और सत्यम हो जाएगा। अनितरम मतलब होता है असत्य अर्थात झूठ बोलना। वेदा हवंते डैश महानतम, इस वाद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आएगा, पुरुषम आ जाएगा। वेदा हवंतम महत्तम
पुरुषम महानतम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपको क्वेश्चन ये सब मिले आप तुरंत एकदम मार करके बढ़िया से रैंक करके एग्जाम से आइए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग में से काफी बच्चे का जो है 470 प्लस नंबर इस बार आने वाला है। लेकिन बिहार बोर्ड किस प्रकार से कॉपी चेक करता है इसकी जानकारी भी हम समय समय से आपको देते रहेंगे। साथ ही आपको 10th के बाद आपको कौन सा कोर्सेस आपके लिए बेहतर होगा इसकी जानकारी भी आपको सही विश्लेषण के साथ यहाँ पे मैं दूंगा। तो इसके लिए हमारे चैनल से आप जल्दी से ज्वाइन जरूर हो जाए। तो आपका 19 नंबर सवाल है, 19 का आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। सरस्वती कुलगृह यानी सरस्वतियों का घर जो कहा जाता है वो पाटलिपुत्र अर्थात पटना को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध था? तो मध्यकाल में बीच वाले काल में जब पटना को किस नाम से अधिक लोग जानते थे, तो इसका उस समय इनका नाम था पटना। मध्यकाल, अब लोग इसको क्या जानने लगे हैं? पटना ही जानने लगे हैं पाटलिपुत्र को। पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा था? तो अन्य नाम भी इनका था, अन्य नाम इनका था कुसुमपुर था, और इसका पटना तो है ही, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आप लोग का कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था? तो अशोक के काल में, प्रियदर्शी अशोक के काल में। याद रखिएगा प्रियदर्शी राजा माने जाते थे अशोक, याद रखिएगा इस बात को। अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण है? तो भाई आलस्य दोष का निरूपण है। ये सब कहने की बात नहीं है। और सारे क्लास आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से कर लीजिए एक बार सारे क्लास को, और एग्जाम में जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा। सजाति नाम डैश दृष्टवा के न धावंती जनता, इस पद ध्यांस के रिक्त स्थान कौन सा पद होगा? तो 24 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सुखम हो जाएगा। सुखम कि सजातिनम सुखम दृष्टवा न धावंती जनतवा, यानी अपने जातियों के सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ता है, उसका हिंदी हो जाता। चलिए 25 नंबर है, जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? तो आपस में वो परस्पर क्या कर रहे थे? वार्तालाप कर रहे थे। राइट आंसर सी हो जाएगा, आपस में बातचीत कर रहे थे। तुस्रीम कथम न तिष्ठम, किसका कथन है? ये किसने बोला था कि तुम लोग कितना बोलता है, हमें सोने भी चैन से नहीं देता है? वही आलस कथा पाठ से है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। इसमें जो बोला गया था ये किस आलसी के द्वारा बोला गया था? तो ये जो है आपका बोला गया था लगभग चौथे आलसी के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, चौथा आलसी यहाँ पर है, यहाँ पे हो जाएगा चौथा आलसी हो जाएगा। चलिए दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? भाई याद रखिएगा दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? तो आपको याद रखना होगा कि मैत्रेयी जी की रुचि थी। राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टवा ऋषिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद जो है उसमें कितने मंत्र जो है ऋषिकाओं यानी महिला ऋषिकों के लिए है? तो 28 का आंसर होगा ए, 5 है, 5 मंत्र उसमें ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से गंगा देवी की रचना कौन सी है? भाई तो गंगा देवी की जो रचना है वो है आपका मधुरा विजयम। याद रखिएगा बी। ध्यान रखिएगा हम सारे क्वेश्चन लेट देते हैं बट इतना सही देते हैं कि आपके एग्जाम में 100% मिल ही जाएगा। कंपन राय की रानी की नाम क्या था? रानी का नाम क्या था? याद रखिएगा 30 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका, जो कि यहाँ पर है गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? गंगा देवी। चलिए सूर्य पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय? याद रखिएगा भाई सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो चाप प्रत्यय। राइट आंसर बी ऑप्शन। किम प्लस तासिल में कौन सा अवयव बनेगा? पर 32 को याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतः हो जाएगा, कुतः। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पर है 33 नंबर, कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है? भाई कर्णियम में कौन सा प्रत्यय है? तो 33 का हो जाएगा ए, ताव्यत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 34 नंबर है कि धाव धातु के विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? धाव। तो एत एताम यानी विधि लिंग होता है एत एताम होता है, तो एत एताम एह एतम एत होता है, तो एत एताम यानी विधि लिंग का लकार कर रहा है प्रथम पुरुष। तो इसके लिए यहाँ पर मैं सेट कर दूं तो धावित हो जाएगा, एत मतलब तम, एकदम 100% सही होगा। भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? भाई याद रखिएगा 35 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पति के समान चलेगा। चलिए भूपति और पति, चलिए बहुत समान लग रहा है। चलिए किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? भाई अधि उपसर्ग मतलब क्या होता है? जो शुरू में लगता है उसी को हम लोग कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर जो है आधार में जो है अधि उपसर्ग नहीं दिख रहा है, बाकी इसमें भी अधि उपसर्ग है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। धिक अवयव के योग से कौन सा विभक्ति बनेगा? तो 37 का आंसर हो जाएगा चतुर्थी बनेगा, चतुर्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल करो, कविसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति आया है? भाई कविसु ये किस सूत्र से आया है? तो 38 का याद रखिएगा सी, यद सच निर्धारणम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका 39 है कि किसमें अव्ययी भाव
समास नहीं है भाई, अव्ययी भाव समास नहीं। हमने बार बार बताए थे कि अव्ययी भाव समास वाला जो है बिल्कुल तरह से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो ये लंबोदरा जो है ये अव्ययी भाव समास नहीं है, लंबम वदम यस्य सया बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है आपका, किसमें विग्रह होता है? तो ये विग्रह किसमें होता है भाई? आप लोगों को पता है कि समास विग्रह कहाँ पूछा जाता है, तो समास में विग्रह होता है। चलिए नीचे ऑप्शन आपका होगा 40 का, ऑप्शन ए है, मार दीजिए। पाठ्य अश्विनी किस संधि का उदाहरण है? पाठ्य अश्विनी किस संधि का उदाहरण है आपका? तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व रूप का। राइट आंसर बी। गति प्लस इति का संधि होगा, गति प्लस इति का संधि होगा, गतिति हो जाएगा। और राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मैच करेगा, तो घबराइए नहीं और अपने आप को बोर फीलिंग मत कीजिए, अच्छा से क्लास करके जाइए। मेरा दावा है आप यहाँ से यदि देकर जाते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट नहीं पाएगा। चलिए 43 नंबर है कि निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई? चेती का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, च प्लस इति हो जाएगा। किस संधि में विसर्ग विकार परिवर्तन होता है? तो 44 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? हाँ, विसर्ग वाला हो जाएगा, अर्थात राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 44 है, किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं, यानी दूसरा पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, और उभय मतलब दूसरा पद प्रधान जो होता है वो समास होता है आपका द्वंद्व, यानी जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। करण कारक विधि विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधकतम करणम। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है भाई? तो भारत महिमा पाठ कहाँ से लिया गया है, इसकी जानकारी के लिए आपको नीचे ऑप्शन देखेंगे। अब महाभारत सॉरी मतलब भारत महिमा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इससे यह जो है पाठ लिया गया है आपका पुराण से लिया गया है, पुराण ग्रंथ से लिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अपगा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 48 नंबर का आंसर होगा नदी हो जाएगा। अपगा का अर्थ नदी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि धर्म जाति प्रभेद यम डैश बहंतम बसंतम रिक्त स्थानम उचित पद से भरना है। तो 49 नंबर को आपको याद रखना पड़ेगा। 49 का आंसर हो जाएगा सी, एकत भावम। और राइट आंसर सी। केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो बच्चे में 16 संस्कार होते हैं, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। 16 संस्कार में जो होता है केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये शैक्षणिक अर्थात पढ़ाई लिखाई करते समय ये संस्कार आता है। 5 प्रकार के टोटल संस्कार होते हैं और कुल संस्कारों की संख्या होता है 16। इस चीज को आपको याद रखना होगा हमेशा जीवन में। चलिए 51 नंबर है, शिष्य वेदारंभ कहाँ करते हैं, यानी शिक्षा जो ग्रहण वेद का आरंभ कहाँ करते हैं? तो गुरु के घर पर, यानी शिक्षक के घर पे ही करते हैं। किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? तो भाई किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? तो वो केशांत का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आपका 53 नंबर सवाल है, किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? तो किस संस्कार के अंदर जात कर्म किया जाता है? तो जन्म से पहले ये सारे संस्कार होता है। कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? तो मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति। जो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर कितना में है? तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर है सी में, तो आपका सी हो जाएगा। कौन अविश्वास पर विश्वास करता है? भाई आपका 55 नंबर सवाल है, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो स्त्रियों की रक्षा हम लोग को विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये घर की लक्ष्मी होती है। शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है भाई? तो शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसके लिए आपको हो जाएगा आंसर हो जाएगा टाप, जो कि प्रत्यय यहाँ पे टाप प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है आपका डी में, तो आपका ऑप्शन डी होगा। 57 नंबर सवाल है, दीर्घ प्लस तरफ से कौन सा पद बनेगा? भाई याद रखिएगा, दीर्घ प्लस तरफ से कौन सा शब्द बनेगा? याद एकदम तरह से याद रखिएगा, आपका सी हो जाएगा, दीर्घतम हो जाएगा। एग्जाम में तो एकदम तरह से सारे के सारे मैच किया गया। आपको मात्र 50 क्वेश्चन ही बनाना है, तो आप यहाँ से 50 तो बना सकते हैं मतलब, लेकिन मैं 100 के 100 आपको बताने वाला हूँ। बालानम गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के रिक्त स्थानों में उपयुक्त पद क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ रेखांकित पद है, इसमें पूछा जा रहा है कि स्थान में उपयुक्त पद कौन सा है? तो 58 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के शाम है। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। आपका 59 नंबर सवाल है, वृथा अवयव का अर्थ क्या होता है भाई? वृथा अवयव का अर्थ क्या होता है? 59 नंबर क्वेश्चन को याद रखिएगा आप हमेशा के लिए, बेकार होता है बेकार। चलिए 60 नंबर है, किस पद में तल प्रत्यय है भाई? तल प्रत्यय मतलब लघुता पशुता, ये सारा बात आ जाएगा। तो जनता है यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, लघुता जनता पशुता हो जाएगा, तो उसमें तल प्रत्यय होगा। 60 का आंसर सी हो जाता है, एकदम 100% सही है, कोई गलत करने की चांसेस ही नहीं है भाई। एकदम रट जाओ, बोल रहे हैं रट जाओ, सीधे सीधे
सीधे रट जाओ, अभी भी मौका है। चाहे आप फर्स्ट सीटिंग में जा रहे हैं या फिर सेकंड सीटिंग में, दोनों रट जाइए। हसन में कौन सा प्रत्यय है भाई? हसन में तो सत प्रत्यय हो जाएगा, राइट आंसर 61 का ए हो जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट सही है। करेस्यति में कौन सा धातु? भाई हम बार बार आप लोग को क्लास पढ़ा चुके हैं, ये सब ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ा है, सारे के सारे हम चीज पढ़ा चुके हैं आपको। तो करेस्यति में जो है क्री धातु है। पति शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में कौन सा हो जाएगा? तो 63 का आंसर क्या होगा, जरा हम लोग देख लेते हैं इसका ऑप्शन सारे। तो पति का जो है एक वचन विभक्ति रूप में हो जाएगा, यहाँ पे पत्या हो जाएगा। किस पद में अब उपसर्ग है? भाई अब उपसर्ग खोजने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा क्वेश्चन को, और ये अब उपसर्ग आपको यहाँ पे मिल जाता है बी ऑप्शन में। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। 65 नंबर सवाल है, पृथक अर्थात इसका मतलब होता है अलगाववाद का बोध होने पर किस कार्य का प्रयोग होता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संबंध बना रहने पर, संप्रदान के लिए आपादान से द्वारा संबंध टूटने पर, यहाँ पे होता है आपादान से द्वारा संबंध टूटने पर होता है। जैसे पैर से पत्ती टूट गई, गिर गई, तो वो रिश्ता टूट जाता है। नमः के योग में कौन सी विभक्ति है? भाई नमः के योग में कौन सा विभक्ति है? तो 66 का आंसर याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन हो जाएगा, चतुर्थी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पर 67 नंबर सवाल है, अहम त्वम पश्यामि वाक्य के त्वम पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से आया है? तो 67 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तथा युक्तम हो चानिस्तम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 68 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि महादेव में कौन सा समास है? भाई तो महादेव में आपका कौन सा समास है? याद रखिए कर्मधारय समास है। धर्म च अर्थ च काम च का सब समस्त पद निम्न में से कौन हो जाएगा? भाई ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है, बट इसका आंसर आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद जिस प्रकार से आप बनाते हैं सेम उसी प्रकार से आपको बनाना है। तो आपका हो जाएगा धर्मार्थो कामो, राइट आंसर हो जाएगा सी। खेलन रतम कौन सा समास है? तो खेलन रतम कौन सा समास है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कर्मधारय अव्ययी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका 71 नंबर, किस पद में स्वर संधि नहीं है? भाई तो स्वर संधि किस में नहीं है? तो इसके लिए आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा बहुत ही शानदार हो जाएगा, ऑप्शन निश्चितम में जो है कोई संधि नहीं है। चलिए यानी स्वर संधि नहीं है, कोई संधि की बात नहीं, स्वर संधि नहीं है। किन वर्णों के मेल से य बनता है? भाई य किस वर्णों के मेल से बनता है? हर साल पूछे जाने वाला ये सवाल है, और इकलौता ऐसा सवाल है जो हर बार पूछा जाता है। तो अ प्लस ई से जो है आपका य बन जाता है, याद रखिएगा 100% सही है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले बार भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है। दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो 73 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विदा आलय, विदा जोड़ आलय। भीखंडोला देखने के लिए कौन आए थे? भाई शिक्षक आए थे, एकदम सही हो जाएगा। चलिए 75वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है? उद्यमी को, जो मेहनती होते हैं उसे। अर्थ अभाव का अर्थ क्या होता है? यानी अर्थ अभाव का अर्थ होता है अर्थाभाव। अर्थाभाव का क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है कि धन का अभाव होना। तो 76 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 77 नंबर है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक थे? तो भगवान शिव के। चलिए मूल शंकर के विजयानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? तो मथुरा में हुए थे, राइट आंसर 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं 79 नंबर, मूल शंकर के वैराग्य के भाव का उदय कब से हुआ? पिता की मृत्यु के बाद, यानी उनकी बहन की मृत्यु के बाद हुआ था, ठीक है ना। तो 79 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यही देखिए यहाँ पे गलत है, यहाँ पे हुआ इस समय हुआ था शिवरात्रि के पूर्व के बाद, यानी शिवरात्रि में जो देखा था उसके बाद। चलिए रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे रामायण के अयोध्या कांड से जो पाठ यहाँ पे बना है वो पाठ आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए मंदाकिनी वर्णन। ये पाठ है जो आपका अयोध्या कांड से के वर्णन से लिया गया है। दान किसको देना चाहिए? भाई दान देना चाहिए, गरीब को हमेशा दान देना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं 82 नंबर सवाल, त्वम महामुत्थ्यामपयामि किसका कथन है? याद रखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा बाघ को कहा गया है। चलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। व्याघ्रपथिक कथा पाठ में कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कौनते शब्द जो है यानी कुंती का नाम जो है इसमें प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका हो जाएगा अर्जुन के लिए हुआ है, ठीक है, ये अर्जुन के लिए हुआ है कौनती। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है, कौन कहता है महात्म भिक्षा याचक किसका कथन है? कौन महान भिक्षा की याचना करता था? शक्र, अर्थात इनका पूरा नाम हो जाएगा आपका
इंद्र जो छल से आए थे शक्र के रूप में। सर्प का जिह्वा समान चंचल क्या होता है? सर्प के जिह्वा के समान चंचल जो होता है वो होता है राज लक्ष्मी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई याद रखिएगा मात्र 15 क्वेश्चन आपके बचा हुआ है और वो भी क्वेश्चन आप देख कर जाइए एग्जाम में। चलिए, कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये कर्ण भार से लिया गया है। तो राइट आंसर 86 के हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 नंबर, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? तो उनका गुण जो है कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो 87 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? सॉरी, यहाँ पे वाणी कभी खत्म नहीं होता। उनकी जो वाणी उनके द्वारा बोला जाता है, वाणी जो दिया जाता है किसी को, वो कभी खत्म नहीं होता है। असहिष्णुता को क्या कौन जन्म देती है? तो द्वेष को जन्म देती है। और यही दो कारण है देश में अशांति का। चलिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया है 89 नंबर है, दो देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? तो ये है काम संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? याद रखिएगा, योग दर्शन नामक एक पुस्तक है जिनका लेखक कौन है? तो पतंजलि। याद रखिएगा, आप लोग में से काफी बच्चे यहाँ तक क्लास को देखते नहीं है और एग्जाम में जाने के बाद वो क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, बोलते हैं क्वेश्चन मिला ही नहीं। आचार्य चरक की रचना कौन सी है भाई? चरक संहिता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस शब्द में डीप प्रत्यय है? किस शब्द में डीप प्रत्यय है? तो हो जाएगा मातुली में जो है डीप प्रत्यय है। चलिए, 93 नंबर सवाल है, गौरव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? गौरव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अन प्रत्यय है। अंशु प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा? तो आपका 94 का आंसर, आपका शानदार आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंशुमान हो जाएगा। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप घबराइएगा नहीं। वहां पे जैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको फटाफट बनाते जाना है। कितन प्रत्यय किस पद में है भाई? जो भी क्वेश्चन आपको याद रहा वही क्वेश्चन बनाना है। जो डाउट में है, कंफ्यूजन, उसे छोड़ के आगे बढ़ना है। तो 95 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गति हो जाएगा। एकदम सही होगा, कहीं से गलती बात नहीं है। अतपद किस धातु का रूप है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, अतपद जो है किस धातु का रूप है? तो इसको याद रखिएगा, आपका तप का। निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है भाई? तो निष्काम शब्द जो उपसर्ग है वो है आपका उपसर्ग, हम लोग नीचे भी ऑप्शन देख लेंगे। तो निस है, निस, इसमें उपसर्ग क्या है आपका? तो उपसर्ग जो शुरू में लगता है उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर जो शुरू में आपका लगा हुआ है, निस लगा हुआ है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? निष्काम में निस उपसर्ग। परितः के योग में कौन सा पद? यहाँ विभक्ति है। परितः में कौन सा विभक्ति है भाई? तो यहाँ पे याद रखिएगा, आप लोग का डी हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति है। नग्न समास का पहला पद क्या होता है भाई? नकारात्मक होता है। नाम से है नग्न मतलब नकारात्मक। चलिए, अंतिम और 100 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? ये एकदम VBI सवाल है। छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य पिंगल। चलिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक यदि आप क्लास को किए होंगे तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको 100 में 100 लाना, कोई भी आपसे को रोक नहीं पाएगा। चलिए, सब्जेक्टिव क्लास के लिए आप लोग हमारे इस यहाँ पे बगल में आ रहे 2 वीडियो को वॉच के यहाँ पे देखिए और सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।